किया था, ठीक है ना। एमडीकैट का फिजिक्स का जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, और चैप्टर्स के ऊपर एक नजर मारी थी, ओवरव्यू किया था कि एमडीकैट के फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स पर भी नजर पड़ी थी, जाहिर सी बात है हम लोगों की। तो पता ये चला उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो पहला यूनिट है दैट इज वेक्टर्स, यानी कि हम जो स्टार्ट करेंगे हमारे इस सिलेबस को, इन क्लासेस को, वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, यूनिट से, वेक्टर से। ये 2025 में पहली दफा एमडीकैट का सिलेबस जो है वो अपडेट हुआ है। उससे पहले पिछले 6-7 साल तक एमडीकैट का सिलेबस हमेशा एक ही था। लास्ट ईयर पहली दफा ये अपग्रेड हुआ था, अपडेट हुआ था, जिसमें इन्होंने 3 चैप्टर्स को ऐड किया था। एक वेक्टर्स को ऐड किया था, एक एसी सर्किट को ऐड किया था, और एक फ्लूइड डायनेमिक्स को ऐड किया था। ये 3 न्यू चैप्टर्स हैं जो कि इस एमडीकैट के फिजिक्स के सिलेबस में अपडेट हुए हैं, यानी कि ऐड हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये वेक्टर्स वाला चैप्टर नहीं भी होता था ना, तो मेरी आदत थी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को वेक्टर्स वाले चैप्टर से ही पढ़ाता था, क्योंकि वेक्टर्स ना पढ़ें, वेक्टर्स के आपको कॉन्सेप्ट्स ना पता हो और आगे डायरेक्ट हम स्टार्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वेक्टर्स के बगैर आगे के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो वेक्टर्स को समझना बड़ा जरूरी होता है। तो इस वजह से जब ये ऐड नहीं था, यानी कि वेक्टर्स वाला चैप्टर इंक्लूड नहीं होता था, तब भी मैं वेक्टर्स से ही स्टार्ट करता था, और इत्तेफाक से अब ये चैप्टर हमारा इस एमडीकैट के सिलेबस का पार्ट यानी कि हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट है सबसे पहला दैट इज वेक्टर्स, यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 वेक्टर्स, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हैं। लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा एक बड़े बेसिक से टॉपिक से, जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका जिक्र आगे तकरीबन हर टॉपिक के अंदर होता है जब भी हम वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है भाई? हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जब हम रिजोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर हम ज्यादातर जो है वो 2 बनाते हैं। एक हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और एक हम बनाते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये 2 हमारे पास एक्सिस आ गए। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक वेक्टर गिवन है, और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, और ये वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना होता है, इस वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं, इस वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, रिजोल्व करते हैं, तो हमेशा हमें उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिलते हैं। आपको याद होगा, एक हमेशा एक्स एक्सिस पर और एक हमेशा वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। तो जब हम इसकी रिजोल्यूशन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे इस वाले वेक्टर को, तो इसका एक प्रोजेक्शन जो बनेगा वो बनेगा एक्स पर, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला, ठीक है। और दूसरा प्रोजेक्शन जो बनेगा वो बनेगा वाई पर, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला। तो भाई इस वेक्टर जिसका नाम ए है, ये जो वेक्टर है जिसका नाम ए है, इस वेक्टर को हमने रिजोल्व किया, इसकी प्रोजेक्शंस बनाई। तो इसकी एक प्रोजेक्शन एक्स पर आई और इसकी एक प्रोजेक्शन वाई पर आई। वो वाली प्रोजेक्शन जो कि एक्स एक्सिस पर मौजूद है उसको हम कहते हैं ए एक्स, और वो प्रोजेक्शन जो कि वाई एक्सिस पर है उसको हम कहते हैं ए वाई। यानी कि अगर वेक्टर ए है तो उसकी प्रोजेक्शंस हमें 2 मिलेंगी, एक मिलेगी एक्स पर और एक मिलेगी वाई पर। तो अगर वेक्टर का नाम ए होगा तो उसका एक प्रोजेक्शन होगा ए एक्स और दूसरा प्रोजेक्शन होगा ए वाई। नाम वही रहेगा, बस एक एक्स लग जाएगा और एक वाई लग जाएगा। एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन और वाई का मतलब वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए की 2 प्रोजेक्शंस हमें मिल गई
एक एक्स पर और एक वाई पर। अगर इस वेक्टर का नाम बी होता तो हमें मिल जाता बी एक्स और बी वाई। अगर इस वेक्टर का नाम एफ होता, एफ, तो हमें इसकी प्रोजेक्शंस मिल जाती एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, रिजॉल्व कर दें उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। सर ये आपने क्या बोला, दोबारा बोलिएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि जब भी हम रिजॉल्व करेंगे ना तो आपको हमेशा इस तरीके से कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कंपोनेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बात को ध्यान में फिट कर लो। जो प्रोजेक्शंस होती है ना, जैसे ये वाली प्रोजेक्शन, ये वाली प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शंस या कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि हमेशा एक एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा वाला वाई एक्सिस पर होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर दें, तोड़ दें, स्प्लिट कर दें उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की रिजोल्यूशन। एंड व्हेनेवर अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड देयर विल बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक को हम कह देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ये जो ए एक्स है और ये जो ए वाई है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है ना। सो यहां पर आप इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड वी गेट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड वी गेट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। These components are also called these components are also called rectangular components, rectangular components। ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं एक रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स एक रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, या यूं कह लो कि क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक रेक्टेंगल का हिस्सा होते हैं, साइड्स होते हैं, इस वजह से इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स के फॉर्मूला की। याद रखिएगा, हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स, इस ए एक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ए कॉस थीटा, और ये जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है, इस वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूं। ये आप देखेंगे एफडीकैट के आपके सिलेबस में ये टॉपिक है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। जो मेन मेन बातें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको आगे काम आएंगी। तो भाई दो कंपोनेंट्स आपको जो मिले, पहली बात वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला ए साइन थीटा। एक में कॉस थीटा आता है और एक में साइन थीटा आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और कुछ काम की बात मैं आपको बताऊं, वो ये, इन फॉर्मूला से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन काम की बातें पहले मैं आपको बताता चलूं, वो ये कि अगर इफ अ वेक्टर इज along x axis, that is theta is equal to 0 डिग्री। सबसे पहला पॉइंट भाई देखो, यहां पर तो भी आपको एक वेक्टर नजर आ रहा है, और ये वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये कोई भी एक एंगल बना रहा है, ये देखो एंगल बन रहा है, ये वेक्टर ऐसे है। ठीक है ना। फॉर सपोज अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो,
और अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर होगा तो ये देखो ये 0 डिग्री होता है ना, एंगल की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्रीज होता है। फिर उसके बाद जैसे ये होता है ना, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्रीज है, ये 180 डिग्रीज है, फिर ये 270 डिग्रीज है, और उसके बाद 360 डिग्रीज है। तो अगर एक वेक्टर ऐसे है, ऐसे एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब वो एंगल क्या बना रहा है, वो 0 डिग्री बना रहा है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो ऐसे बात कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस। हमें कहा जा रहा है कि एक वेक्टर है वो 0 डिग्री बना रहा है एंगल, मतलब ये वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। ये कंपोनेंट नहीं है, ये खुद वेक्टर है। वेक्टर कोई भी एंगल बना सकता है भाई, जैसे यहां पर मैंने आपको बना के दिखाया। जरूरी नहीं है कि हमेशा वेक्टर आपको ऐसे मिलेगा तो बस एक ए एक्स मिल गया, एक ए वाई मिल गया। वेक्टर कोई सा भी एंगल बना सकता है। जैसे यहां पर इस वाले पॉइंट के मुताबिक वेक्टर को क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, तो याद रखिएगा अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर हुआ ना, उसका वाई कंपोनेंट कभी नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वेक्टर ऐसे है, ये वाला वेक्टर ऐसे एंगल पर है, तो इसकी प्रोजेक्शन करोगे, तो ये मिलेगा आपको ए एक्स। इसी तरीके से इसकी प्रोजेक्शन वाई पर करोगे तो ये मिलेगा ए वाई। लेकिन अगर ये वेक्टर एक्स पर आ जाए 0 डिग्री पर, तो इसकी प्रोजेक्शन वाई पर तो हो ही नहीं सकती। ये देखो ना, इसकी प्रोजेक्शन वाई पर कहां करोगे, तो इसका मतलब इसका दो मिनट सबर करिएगा। जी ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर वेक्टर, और इस बात से बेफिक्र रहिएगा, बीच में जैसे इत्तेफाक से आज जो है यहाँ पर हमारे इस एरिया में ना बर्स्ट हुआ है, मतलब ट्रांसफॉर्मर जो है वो ब्लास्ट कर गया था, जिसकी वजह से लाइट का तो इशू नहीं है, खैर लाइट तो आ रही है, लेकिन जो इंटरनेट कनेक्शन है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। वैसे परफेक्टली चल रहा होता है, लेकिन इत्तेफाक से आज बस शाम में ये बर्स्ट हुआ है, मतलब जिसकी वजह से इंटरनेट पे फर्क पड़ा है। अदरवाइज लाइट का तो इशू खैर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर बेफिक्र रहिएगा, अगर जैसे ही कोई बीच में लैग करती है वीडियो ऑडियो जो भी है, तो मैं रुक जाऊंगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, इससे आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो, यानी कि वो 0 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो इस कंडीशन में जो उसका वाई कंपोनेंट होता है वो नहीं बनता, वो 0 होता है। और जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा उतना ही होता है जितना वेक्टर खुद होता है। यानी कि अगर मैं इसके आंसर्स लिखूं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो हमेशा 0 होगा, और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमेशा
वेक्टर के ही बराबर होगा। मींस अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5 यूनिट्स और वो एंगल बना रहा है 0 डिग्री, यानी कि वो एक्स एक्सिस पर है। तो अगर वेक्टर की वैल्यू 5 यूनिट्स हो और अगर वो 0 डिग्री पर हो, तो अगर आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट्स, तो उसका वाई कंपोनेंट तो हमेशा 0 पे टिक करिएगा और उसका एक्स कंपोनेंट उतना ही होगा जितनी वेक्टर की वैल्यू है। यानी कि अगर 5 थी वैल्यू तो उसका एक्स कंपोनेंट भी 5 ही होगा। ठीक है। और इसी तरीके से फिर अगर जिस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है, अगर वो वेक्टर वाई एक्सिस पर हो, यानी कि वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाए, ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस पर मौजूद वेक्टर जिसको हमें रिजॉल्व करना है। अब आप देखें ये एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है 90 डिग्रीज। तो इससे पहले वाली सिचुएशन में जो वेक्टर था वो एक्स एक्सिस पर था, वो एंगल बना रहा है 0 डिग्री। तो अगर एक्स एक्सिस पर होगा, एंगल 0 डिग्री बनाएगा, तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है और एक्स कंपोनेंट हमेशा वेक्टर की वैल्यू के बराबर होता है। और इसी तरीके से अगर वेक्टर वाई एक्सिस पर होगा, यानी कि वो एंगल बनाएगा 90 डिग्रीज, तो इस कंडीशन में इस बार इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 0, यानी कि यहां पर ए एक्स की वैल्यू 0 और ए वाई उतना ही होगा जितना वेक्टर की वैल्यू गिवन होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा, अगर वेक्टर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज और, अगर कोई भी वेक्टर 45 डिग्रीज एंगल बना रहा हो, हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये रहा। देखो ये तो होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्रीज, और इसका बिल्कुल बीच में ये होता है 45 डिग्रीज, बिल्कुल बीच में, लाइक दिस वेक्टर। और अब मैं यहां पर लिख देता हूं ये बकायदा एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्रीज। तो याद रखिएगा अगर 45 डिग्रीज हो तो इस कंडीशन में इसके दोनों कंपोनेंट्स हमेशा बिल्कुल बराबर होंगे, यानी कि जितना उसका एक्स कंपोनेंट होगा एग्जैक्टली उतना उसका वाई कंपोनेंट होता है। ए एक्स की वैल्यू हमेशा बराबर होती है ए वाई की वैल्यू के। ठीक है। अभी तक 3 पॉइंट्स हो गए, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। अगर वेक्टर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कंपोनेंट 0, अगर वेक्टर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0, और अगर वेक्टर 45 डिग्रीज पर है तो दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज हमेशा बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज 45 डिग्रीज पर हमेशा बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज को आपने याद रखना होता है, जाहिर सी बात है। 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू, जैसे हम बात करें अगर भाई कॉस 0 डिग्री ये बराबर होता है 1 के, लेकिन साइन 0 डिग्री ये बराबर होता है 0 के। इसी तरीके से हमारे पास होता है कॉस 30 डिग्रीज, कॉस 30 ये बराबर होता है रेडिकल 3/2, यानी कि 0.866 के, जबकि साइन 30 डिग्रीज ये बराबर होता है 1/2 के, यानी कि 0.5 के। इसी तरीके से कॉस 45 डिग्रीज और साइन 45 डिग्रीज ये दोनों बराबर होते हैं, कॉस 45 और साइन 45 ये दोनों बराबर होते हैं किसके,
0 पॉइंट यानी कि 1/रेडिकल 2 के, और ये बराबर होता है 0.707, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से cos 60 डिग्रीज ये बराबर होता है हाफ यानी कि 1/2, 0.5 के। साइन 60 डिग्रीज ये बराबर होता है रेडिकल 3/2 यानी कि 0.866 के। और साथ साथ फिर हमारे पास होता है 90 डिग्रीज, कॉस 90 डिग्रीज ये बराबर होता है 0 के, लेकिन साइन 90 डिग्रीज ये बराबर होता है 1 के। तो भाई ये वाली वैल्यूज याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, ठीक है ना। 0 डिग्री पर कॉस, 0 डिग्री पर कॉस और साइन, 30 डिग्रीज पर कॉस और साइन, 45 डिग्रीज पर कॉस और साइन, 60 डिग्रीज पर, 90 डिग्रीज पर, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। आप ये चेक करें जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है कॉस की वैल्यू कम होती जाती है। कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 1। अब आप चेक करो 0 डिग्री पर 1 थी, 30 पर 0.866 हो गई, कम हो गई, 45 पर और कम हो गई 0.7, 60 पर और कम हो गई 0.5, और 90 पर बिल्कुल 0 हो गई। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 से 90 की तरफ जैसे जैसे एंगल जाता है कॉस की वैल्यू कम होती है और साइन की वैल्यू बढ़ती है। ये देखो साइन 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, कॉस 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक जा रहा है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है और ये बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये आपका वक्त बचाती हैं, और नहीं याद रखोगे जाहिर सी बात है ये बड़ी कॉमन वैल्यूज हैं तो मसला हो जाएगा। पता चला सारी वैल्यूज आपको याद थी, सिर्फ ये भूल गए और आपकी न्यूमेरिकल रह गई, तो ऐसा मत करिएगा, इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है। क्लियर। कब? कपड़ा कपड़ा। हाँ ये दे दो, सही है। हम्म, सही है सही है, ठीक है। रिजोल्यूशन के बारे में ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास फिर हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा वैसे हमारे पास जो एडिशन का मेथड ऐड है हमारे सिलेबस में वो सिर्फ एक है, अगर आप चेक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, लेकिन मैं वो आपको सिर्फ वो नहीं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा एक मेथड हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ। वो इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिएगा बात को। पैरेललोग्राम लॉ सबसे पहला मेथड, पहला नहीं मतलब इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें ये होता है कि इस मेथड में जैसे हमारे पास एक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल, उसमें 2 3 4 5 10 15 20 जितने भी वेक्टर्स हो आप सबको ऐड कर लेते हैं, हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। ये वाला जो मेथड होता है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स होते हैं जिसकी हम एडिशन करते हैं और उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाते हैं,
और फिर जो दूसरा मेथड होता है इसके अलावा, मतलब तीसरा, वो होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, ठीक है ना। तो हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम लॉ और बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, ये तीन वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। वैसे और भी हैं, लेकिन ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एक ये वाला जो इंपॉर्टेंट मेथड है इसके बारे में बता देता हूं, हालांकि ये मेंशन नहीं है आपके पास, लेकिन इसकी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में ये होता है कि हमें कोई भी दो वेक्टर्स गिवन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा हमारे पास एक वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हम कह देते हैं वेक्टर ए। ये रहा हमारे पास दूसरा वेक्टर, और इस वेक्टर को हम कह देते हैं वेक्टर बी, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ड्रॉ करें, आप इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करें, ठीक है। तो भाई रिजल्टेंट यानी कि एडिशन के जरिए रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल जोड़ना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करेंगे। क्या अभी ये हेड टू टेल रूल के जरिए ज्वाइन हुए हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं सर, मतलब आप चेक करो वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की भी टेल, ये दोनों टेल्स आपस में मिली हुई हैं। सबसे पहले तो आपने इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए ज्वाइन करना है। तो आप क्या करते हैं, ये जो वेक्टर मौजूद है बी वेक्टर, इस बी वेक्टर को इसके बिल्कुल ऑपोजिट शिफ्ट करते हैं। ये देखो, ये आ गया बी वेक्टर, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस बी वेक्टर को ए के हेड से ज्वाइन कर दिया। हेड टू टेल रूल यही होता है ना भाई, हेड टू टेल रूल क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल। तो ये रहा सेकंड वेक्टर, इसकी टेल को हम इसके हेड से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ए के हेड से सेकंड की टेल को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हमने टेल को ज्वाइन कर दिया, और ये रहा हमारा बी वेक्टर। और उसके बाद क्या करते हैं, हम रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक ये जो बनता है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कब बना, जब आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो हेड टू टेल रूल के जरिए आपने इस रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दो वेक्टर्स थे ए और बी, इन दोनों को आपने हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया, और उसके बाद आपने एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। और आप चेक करो, अगर आप इस बी को इसके ऑपोजिट बी बना सकते हैं, तो इस ए को भी इसके ऑपोजिट ए बना सकते हैं। तो ये जो ए है ये आ जाएगा बिल्कुल इसके सामने, लाइक दिस। तो ये वेक्टर ए बनेगा। और जब आप इस डायग्राम को नोट करेंगे तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है एक शेप, और इस शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। बी को ए के हेड से स्टार्ट किया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना वो ये रहा, ए प्लस बी। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको बी प्लस ए कर लें, मतलब हमारे पास यहां पर दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है ए प्लस बी और एक होता है बी प्लस ए। जो वेक्टर की एडिशन होती है ना, ये कम्यूटेटिव होती है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। आप ए प्लस बी करें तब भी आपको आर मिलेगा, आप बी प्लस ए करें तब भी आपको आर मिलेगा। आप ए प्लस बी कर रहे हैं, मतलब पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ए में बी को प्लस कर रहे हैं। और अगर आप बी प्लस ए कर रहे हैं तो पहला वेक्टर बी है, दूसरा ए है, बी में ए को प्लस कर रहे हैं। तो भाई ए में बी को प्लस करो तब भी आर मिलेगा, बी में ए को प्लस करो तब भी आर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो इसी डायग्राम में दोनों एडिशन एक साथ हैं। पहले अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं तो ये देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी की बात कर रहा हूं, ए प्लस बी, तो मुझे आर मिलेगा। ए प्लस बी में पहला वेक्टर कौन है, ए, ये देखो, ये फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं इस ऑर्डर में जाऊं, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो ये देखो ये इनका रिजल्टेंट। और अगर मैं इस ऑर्डर में जाऊं बी प्लस ए, तो भी मुझे आर मिलेगा। अब चेक करो पहले कौन सा है, बी, ये देखो पहला वेक्टर बी। अब आप पहले वेक्टर बी बनाओ और बी के हेड से स्टार्ट करो ए की टेल को, तो भाई ए ऐसे ही था ना, तो ए को इसके साथ जोड़ दो। तो बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर की टेल स्टार्ट करोगे तब भी रिजल्टेंट यही मिलेगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट भी यही बन रहा है, और बी प्लस ए का रिजल्टेंट भी
यही सेम बन रहा है। काम की बात यह है कि यहां पर ये जो शेप बनी, इस शेप को हम कहते हैं पैरालेलोग्राम, और इस लॉ को या इस मेथड को हम कहते हैं पैरालेलोग्राम लॉ। किसका? वेक्टर की एडिशन का। अब देखें इसमें काम की बातें क्या है वो मैं आपको बताऊं। इसकी ये डायग्राम मैटर नहीं करती, असल में इसमें जो चीजें मैटर करती हैं मैं आपको वो समझाता हूं, उसको गौर से सुनिएगा, ये आपको काम आएगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इस मेथड की ये डायग्राम, दोबारा बता रहा हूं, मैटर नहीं करती। ये डायग्राम मैं आपके सामने बनाता या नहीं बनाता एक ही बात थी, लेकिन इस डायग्राम में जो फॉर्मूला होता है ना, सॉरी इस वाले मेथड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको गौर से सुन लीजिएगा। किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स को जब भी ऐड किया जाएगा, याद रखिएगा हम एडिशन की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है एडिशन। किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और वो इक्वेशन हमारे पास ये है, R इज इक्वल टू रेडिकल, ये आपने याद भी की हुई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन वेक्टर्स। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसमें से बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकती हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व होंगी, ठीक है ना। पहली बात याद रख लो कि ये किसके लिए, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करो, ऐड करो, ऐड, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वी हैव दिस फॉर्मूला, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। अच्छा, अब इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, फिर हम एक काम ही करते हैं, आज कुछ एमसीक्यूज भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाता हूं आज, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको आज पढ़ाया। इसके कुछ की पॉइंट्स सुनिएगा। की पॉइंट्स क्या? सबसे पहला, इफ द वेक्टर्स a and b आर पैरेलल। भाई पहली बात ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला ये है। अब उसके मैं कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं, वो की पॉइंट्स, वो शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें आप इतने बड़े फॉर्मूले को यूज करने से बच सकते हैं, सही है, वो चीजें बता रहा हूं ताकि डायरेक्टली आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिएगा। सबसे पहले कंडीशन ये बता रही है कि अगर आपको कहा जाए कि दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई, एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये पहला वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बी, सेम डायरेक्शन। अगर पैरेलल वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, बस। आपको पता है वैसे हम कभी भी वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ये चीज आपने हो सकता है लेक्चर्स में सुनी हो, मैंने बताई भी है। याद रखिएगा, हम कभी भी दो वेक्टर्स को प्लस नहीं कर सकते, डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स ओबे करते हैं कंडीशंस को वेक्टर अलजेब्रा की। तो हमारे पास स्पेशल रूल्स होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के या सब्ट्रैक्ट करने के, ठीक है ना। वेक्टर्स को, किसी भी दो वेक्टर्स को हम कभी भी डायरेक्ट प्लस करके आंसर नहीं निकालते सिवाय इस कंडीशन के। ये वाहिद वो कंडीशन है जिसमें आप अलाउड है कि वेक्टर्स को डायरेक्ट प्लस करो और उनका रिजल्टेंट निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है ये वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 5, ये दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 10, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, 0 डिग्री हैं। बताओ इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, 15 यूनिट्स, बस खत्म बात। डायरेक्ट दोनों को प्लस करेंगे।
वैसे अगर इन वैल्यूज को यहां पुट करके आंसर निकालोगे तब भी 15 आएगा। कैसे, भले करके चेक कर लेना। मैंने आपको क्या बताया, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 15, सॉरी 10। यहां 5 पुट करना, यहां 10 पुट करना, दोबारा यहां 5 पुट करना, यहां 10 पुट करना, और एंगल कितना है, 0 डिग्री। हम इसकी बात कर रहे हैं ना, 0 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर इन दी एंड 15 बचेगा। तो क्यों भाई इतनी लंबे मेथड की तरफ जाएं, हम तो ट्रिक यूज करेंगे ना। तो याद रखिएगा, वेन एवर द टू वैक्टर्स आर पैरेलल, देन देयर रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर एडिशन। डायरेक्ट सब ऐड करो और आपको आंसर मिल जाएगा। और पता है, इसी रिजल्टेंट को हम कहते हैं मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। ये याद रखिएगा। चाय लेना। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि बताओ किसी भी दो वेक्टर्स का सबसे ज्यादा रिजल्टेंट कब हो सकता है, किसी भी दो वेक्टर्स का ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा रिजल्टेंट कब हो सकता है, किस कंडीशन में। कंडीशन का मतलब वो आपसे एंगल पूछ रहा है। तो जब वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा तो उनका रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। सो वेन एवर द टू वेक्टर्स आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, या फिर एंगल 0 डिग्री हो, इस कंडीशन में पहली बात, आप दोनों वेक्टर्स को डायरेक्ट प्लस करके आंसर निकालेंगे। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लस कर देना। और जो आंसर आएगा वो हमेशा उन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर if the vectors are, मतलब वेक्टर्स ए एंड बी, इसको वहां लिखवा देता हूं। देखें, सेकंड कंडीशन, इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर एंटी पैरेलल या ओपोजिट, एंटी पैरेलल या ओपोजिट, यानी कि एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्रीज। एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, ओपोजिट। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a माइनस बी। खत्म बात। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिएगा, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। आपसे कहा जा रहा है एक की वैल्यू है 5, एक की वैल्यू है 10, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो 10 में से 5 को माइनस कर दिएगा। जरूरी नहीं है कि 5 में से 10 को करो, जो बड़ी वैल्यू हो उसमें से कम वैल्यू को माइनस कर देना। ठीक है। ये a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है। जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी को माइनस कर देना। तो 10 में से 5 निकालो, 5 विल बी द आंसर। ठीक है। और पता है इस वाले आंसर को हम कहते हैं मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम कह सकते हैं इसको, या इसको हम कह सकते हैं लीस्ट, लीस्ट रिजल्टेंट। ठीक है। किसी भी दो वेक्टर्स के एडिशन का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रिजल्टेंट कब होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। किसी भी दो वेक्टर्स के एडिशन का सबसे कम, मिनिमम, लीस्ट रिजल्टेंट कब होगा, जब वो एंटी पैरेलल होते हैं, ओपोजिट होते हैं। एंगल क्या बनता है उनके दरमियान, 180 डिग्रीज। सो देयर रिजल्टेंट विल बी लीस्ट, विल बी मिनिमम। इससे कम आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए। नंबर 3, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल बनेगा 90 डिग्रीज। अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, ए और बी, एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज।
ये पॉइंट था पैरेलल वेक्टर्स के लिए, ये वाला पॉइंट था एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। अब जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हो, अगर वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ना डायरेक्ट प्लस करना कभी भी गलती से भी, ना डायरेक्ट माइनस करना गलती से भी। अब इसकी कंडीशन हमारे पास कुछ और है, इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ और है, और वो होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ये फॉर्मूला कहां से आया? ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया। मेन फॉर्मूला ये है। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? ये भी इससे ही बना। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? ये वाला फॉर्मूला भी इससे ही बना। जब इस वाले फॉर्मूले में 0 डिग्री पुट करोगे तो ये रिड्यूस होके ये बन जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में 180 डिग्री पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला रिड्यूस होके ये बन जाएगा। और इसी फॉर्मूले में जब एंगल 90 डिग्री पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला रिड्यूस होके ये बन जाएगा। तो ये तीनों कंडीशंस हैं, ये तीनों की तीनों फॉर्मूला इससे ही निकाले गए। 0 डिग्री के लिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया, 180 डिग्री के लिए यही इसमें कन्वर्ट हो गया, और 90 डिग्री के लिए यही इसमें कन्वर्ट हो गया। सो दीज थ्री आर द रिड्यूस्ड कंडीशंस ऑफ द मेन इक्वेशन ऑफ द मेन फॉर्मूला। ये ध्यान में रखिएगा, ये चार अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसकी कंडीशंस है बस। तो भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो दो वेक्टर्स हैं उन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करना, दोनों को प्लस करना और रेडिकल निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला है। एक और चीज सुन लो, इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ये फोर्थ कंडीशन। देखो हर पॉइंट में अपना एंगल डिस्कस हुआ है। ये वाला पॉइंट, ये वाली कंडीशन सिर्फ 0 डिग्री के लिए है, ये वाला सिर्फ 180 डिग्रीज के लिए है, और ये वाला सिर्फ 90 डिग्रीज के लिए है। और अब जो पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ 120 डिग्रीज के लिए। अलग अलग है, याद रखिएगा, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। ठीक है ना? अब हम बात कर रहे हैं 180 डिग्रीज के लिए, 120 डिग्रीज के लिए। अच्छा अब कंडीशन सुनिएगा, कंडीशन क्या? एंगल 120 हो, लेकिन साथ में एक कंडीशन और हो, जो दो वेक्टर्स है जिनको आप ऐड कर रहे हो ना, अगर उन दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, जैसे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू भी 5, और अगर ये दोनों एंगल बना रहे हो 120 डिग्रीज, ऐसे 120 डिग्रीज लाइक दिस, ऐसे होता है 120। यहां पर ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्रीज, और 90 डिग्री से थोड़ा बढ़ा दो 120 डिग्री, ऐसे। तो अगर ऐड होने वाले दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज बिल्कुल सेम हो और साथ में अगर वो एंगल बना रहे हो 120 डिग्रीज, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होता है वो भी उन ही दोनों वेक्टर्स के बराबर आ जाता है। सिंपल। क्या मतलब सर इस बात का? मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू 10 है, सेकंड वेक्टर की वैल्यू भी 10 है, और अगर इनके दरमियान एंगल 120 डिग्रीज बन जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 10 होगा। ये है ये पॉइंट। ठीक है? और इसको पता है, इस वाले सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर रिजल्टेंट की वैल्यू ऐड होने वाले दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज के बराबर है, मतलब इन तीनों की वैल्यूज बराबर है, ए की, बी की और आर की, तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज बराबर हैं, तो बताओ इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या था? तो आप 120 डिग्रीज पर टिक करेंगे। समझ आई बात? इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ऐसी वर्बली आपको पढ़ के दिखाता हूं। टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच, यानी कि दो फोर्सेस हैं F1 और F2, और दोनों की वैल्यूज 10 और 10 न्यूटन है। टू फोर्सेस 10 न्यूटन ईच मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एंगल बना रही है 120 डिग्रीज। व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट फोर्स? बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो कैलकुलेट करोगे क्या? क्यों कैलकुलेट करोगे? ये बताया इस वजह से तो याद कर लो। तो व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट? 10 न्यूटन। F1 10 था, F2 10 था, और इनके दरमियान अगर 120 डिग्री एंगल हो जाए तो फिर रिजल्टेंट भी
टेन ही होगा, खत्म बात। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। ये 0 डिग्री के लिए जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो आंसर सबसे ज्यादा आता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये वेक्टर्स जब एंटी पैरेलल होते हैं, ओपोजिट होते हैं, तो आंसर सबसे कम आता है, डायरेक्ट माइनस कर देना आंसर आ जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता। 90 डिग्री होगा, यानी कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, तो आंसर इससे निकलेगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये वाली कंडीशन 120 डिग्री वाले एंगल के लिए, और साथ साथ जब दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज सेम होती हैं उसके लिए ये पॉइंट है। तो फिर रिजल्टेंट भी वेक्टर्स की वैल्यूज के बराबर आता है। ठीक है। अच्छा, चले मैं आप लोगों के साथ एक फाइल शेयर कर रहा हूं, और उस फाइल में कुछ एमसीक्यूज हैं। आज जो बात हमने डिस्कस करी उससे रिलेटेड, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये जो एडिशन वगैरह को हमने डिस्कस किया ना, इससे रिलेटेड। अच्छा, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, मैंने आपको एक फाइल सेंड की है पीडीएफ में, वो ओपन करें, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपने अपने व्हाट्सएप चेक करें, और मैंने पीडीएफ सेंड की है, उसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताएं, रिसीव हो गई आपको? हाँ ठीक है, पीडीएफ ओपन करके रखें, उसको डिस्कस करते हैं।
हम्म, इसको कर देना, और ये बस इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान है। इसमें लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बताओ इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है, 10, ऐसा ही है 10, और एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज, तो कॉस 30 डिग्रीज। मैंने आपको वैल्यूज दिखाई थी, तो cos 30 की वैल्यू कितनी थी, 0.866। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 8.66 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। एक्स कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया फोर्स का, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगर एक फोर्स है 50 न्यूटन की, वो एक्स एक्सिस पर एक्ट कर रही हो, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, यानी कि कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। बताया था ना कि अगर एक्स पर हो तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है। तो भाई इसका सिंपल सा वाई कंपोनेंट हमेशा 0 होगा। मैं इसको प्रूव भी करवा देता हूं। देखो, आपको इसका वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, यानी कि एफ वाई, और फॉर्मूला क्या होता है, एफ साइन थीटा। आपको एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू गिवन है 50, और वो एंगल कितना बना रहा है, क्योंकि वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो हमेशा 0 हो जाता है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। हो गया प्रूफ। तो उसका वाई कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। अगर वेक्टर एक्स पर है तो उसका वाई और जेड कंपोनेंट भी 0 होता है। अगर वेक्टर वाई पर है तो उसका एक्स और जेड कंपोनेंट 0 होगा। अगर वेक्टर जेड पर है तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट 0 होगा। वेक्टर जिस एक्सिस पर मौजूद होता है ना, पूरा पूरा जिस एक्सिस पर मौजूद होता है, उसके अलावा उसके बाकी कंपोनेंट्स हमेशा 0 होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा हुआ है कि एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 10, फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और वो जेड एक्सिस पर मौजूद है। अब मुझे बताएं, अगर वो जेड एक्सिस पर मौजूद हुआ तो उसका एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा भाई, और उसका वाई कंपोनेंट भी 0 होगा। खत्म बात, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, और साथ में जो एफ वाई की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, ठीक है ना। दोनों 0। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर आर एक्स एंड आर वाई, अच्छा ये आर एक्स और आर वाई क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं किसके, आर के। आर एक वेक्टर आर है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, आर एक्स और आर वाई। कह रहा है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट्स दोनों के दोनों नेगेटिव हो, एक बात याद रखिएगा, और वो ये कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा आर एक्स लिखा हुआ था ना, आर एक्स और आर वाई, यानी कि कंपोनेंट्स के नाम आर एक्स और आर वाई, तो वही लिख देते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर के जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा आर एक्स, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो वाई कंपोनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी कि आर एक्स आर वाई बोथ विल बी नेगेटिव। और इसी तरीके से जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आर एक्स की वैल्यू, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो वाई कंपोनेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अगर आर एक्स और आर वाई ये दोनों कंपोनेंट्स अगर दोनों नेगेटिव हो, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि हम कौन से वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फौरन से पहचान जाएंगे। और अब वो आपसे एंगल पूछ रहा था,
कि बताओ एंगल क्या होगा। अब सुनिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो हमेशा थीटा होता है, हमेशा थीटा होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल की वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर होती है 180 डिग्री माइनस फाइव। ये याद रखिएगा, ये क्वाड्रेंट्स की वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा की यानी कि जो एंगल की वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर होती है 180 डिग्री माइनस फाइव। ये कैसे होता है मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है, जो एंगल की वैल्यू होती है वो बराबर होती है 180 डिग्री प्लस फाइव, प्लस फाइव। और इसी तरीके से जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो बराबर होती है 360 डिग्री माइनस फाइव। तो भाई चार वैल्यूज याद रखिएगा, ये हमारे पास चार वैल्यूज होती हैं, एंगल की वैल्यूज होती हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री में से 5 को माइनस करना होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर हम तीन की बतानी है ना मुझे, पहले में तो थीटा ही होता है खाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं बताता हूं, इसको ही बता देता हूं, उसको गौर से देखिएगा। ये देखो, ये चार क्वाड्रेंट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नजर आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल बनाता है और वो एंगल होता है हमेशा थीटा। खत्म बात, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। जो समझाऊंगा फिर यहीं से रब करके दूसरे वाले क्वाड्रेंट की बात करूंगा। चलो फिलहाल यहां बनाता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर मौजूद है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये रहा, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर था ए, ठीक है। अब आप नोट करें कि ये वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको पता है यहां पर दो एंगल्स हैं, एक तो इसका एंगल ये वाला है जो ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाले के साथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं थीटा। और एक इसका एंगल है ये वाला जो ये बना रहा है नेगेटिव एक्स के साथ, और इसको हम कहते हैं फाई। अब इसके दो एंगल्स हो गए, और से सुनिएगा, एक तो ये वेक्टर बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ, ये वाला थीटा, और एक ये बना रहा है नेगेटिव एक्स के साथ, इसको हम कह रहे हैं फाई, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये आपको पता है ये पूरा का पूरा 180 डिग्रीज होता है, ये पूरा, ये कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इस 180 में से, इस पूरे 180 में से अगर हम फाई को निकाल दें तो थीटा बचेगा ना, खत्म बात। यानी कि मैं थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो ये कितनी होगी भाई, इस पूरे में से 180 में से इस फाई को निकाल दिया जाए तो ये बच जाएगा थीटा। तो ये देखो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री माइनस फाई। तो जब आप 180 डिग्री में से फाई को निकाल देते हैं तो इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री माइनस फाई, जो आपके सामने बनी हुई है। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेक्टर मौजूद हो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखो ये रहा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। यहां फर्स्ट में था मैंने मिटा दिया, अब सेकंड में था, अब मैं थर्ड में बना रहा हूं, ये थर्ड में आ गया।
अब आप नोट करें, इसके अगेन दो एंगल्स होंगे, गौर से देखिएगा। एक तो इसका एंगल ये रहा जो ये बना रहा है एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ, ये रहा, ठीक है। ये पूरा यहां से ये पूरा का पूरा वेक्टर तक जो एंगल बन रहा है, वेक्टर तक, ये कौन सा है, ये थीटा है। और उसके बाद एक एंगल बना रहा है ये वाला, ये वाला, और इसको हम बोलते हैं फाई। तो एक हो गया जीरो से लेकर पूरा वेक्टर तक जिसका नाम है थीटा, और एक हो गया नेगेटिव एक्स से लेकर वेक्टर तक, और ये कौन सा है, फाई। अब मुझे बताओ, ये वाला याद है, ये क्या था, इसको हम कह रहे हैं 180 डिग्री। ये पूरा का पूरा कितना होता है, ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। ये पूरा होता है 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम 180 डिग्री में, देखो यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा 180 डिग्री है। अगर हम 180 डिग्री में फाइव को प्लस कर दें, 180 डिग्री में फाइव प्लस कर दो, तो ये थीटा मिल जाएगा आपको, खत्म बात। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर होता है तो उसकी थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री में प्लस कर दो फाइव, तो आपको थीटा मिल जाता है, थीटा पूरा का पूरा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये रहा 180 डिग्री प्लस फाइव। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल होता है, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में दो एंगल्स, एक फाइव और एक थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री माइनस फाइव, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस फाइव। ये सेकंड क्वाड्रेंट का बना हुआ है आपके सामने। 180 में से फाइव को निकाल दो तो थीटा बच जाएगा, 180 डिग्री में फाइव को प्लस कर दो तो थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, अब मुझे बताओ, आंसर तो हमें मिल गया। वो कह रहा था कि हमारे दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, देखो ना, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड। और थर्ड वाले में एंगल क्या है, ये रहा, थर्ड का एंगल ये रहा। इसका मतलब हमारा आंसर ये है 180 डिग्री प्लस वाई, खत्म बात। ये याद रख लिएगा बात, कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री प्लस फाइव। अच्छा, रही बात फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की, तो भाई फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की ये देना है, थर्ड, सॉरी फोर्थ। अब देखो, हमारे पास ये रहे क्वाड्रेंट्स चार। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर मौजूद है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए। अब देखो, इसका एक एंगल ये पूरा वाला है, जीरो से लेकर पूरा वेक्टर तक, ये इसका नाम है थीटा, सही है। थीटा हमेशा 0 डिग्री से लेकर वेक्टर तक होता है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक। थीटा हमेशा 0 से लेकर वेक्टर जहां तक है वहां तक थीटा होता है, ठीक है। तो ये थीटा देखो, पूरा वेक्टर तक एंगल थीटा। अब आपको पता है इस बार ये हमारे पास फाई है, इस बार हमारे पास ये फाई है, ये वाला, दिस इज फाई। आपको पता है ये पूरा 360 डिग्री होता है, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये पूरा 360 होता है। अब आप नोट करो कि अगर हम इस पूरे 360 में से इस फाई को निकाल दें तो ये बच जाएगा ना, देखो ये बच जाएगा। भाई ये देखो फाई यहां पर है ना, ये देख लो, यहां बना लो, इसके बाद यहां बना लो, ब्लू कलर से बना रहा हूं मैं, नजर आ जाएगा आपको, ये ब्लू फाई। तो ये देखो, ये पूरा 360 है, 360 में से ये निकाल दो फाई, क्या बचा, थीटा बच गया। तो ये देखो, ये रहा 360 डिग्री माइनस फाई। तो ये हमारे पास अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज होती हैं। सेकंड में 180 डिग्री माइनस फाई, थर्ड में 180 डिग्री प्लस फाई, और फोर्थ में 360 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भाई इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 10 न्यूटन का है और वो एंगल बना रहा है 45 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। बताओ उसके कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कितना होगा। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए पीछे जाते हैं, एंगल फाइंड करें, एंगल फाइंड करें। क्यों फाइंड करें, क्या बोल रहा है वो, सवाल पर गौर तो करो। कह रहा है एंगल बिटवीन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अरे भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सिंपल। अल्फाजों पर गौर किया करो, लिखा हुआ क्या है, ये नहीं बस
फटाफट से वो पैनिक कर गए, एंगल फाइंड करो, फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, पता नहीं किस वाले फॉर्मूले में, सर आपने तो बताया नहीं था अभी हमें। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ ये पूछ रहा था कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल क्या होता है, तो भाई 90 डिग्रीज होता है। कंपोनेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज rectangular components are always perpendicular. Rectangular components are always perpendicular. खामखा कैलकुलेट करने के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनके दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा भाई, अब यहां पर बात आ रही है कि दो फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। देखो ना लिखा हुआ ना, ईच ऑफ 10 न्यूटन, मतलब F1 भी 10 न्यूटन, F2 भी 10 न्यूटन, दोनों बराबर है। लेकिन एंगल्स में फर्क है, कह रहा है कि जो पहला एंगल है वो 30 डिग्रीज है और जो दूसरा एंगल है वो 60 डिग्रीज है। अब आप ये बताएं कि इन दोनों फोर्सेस के जो रिजल्टेंट होता है उनका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, करके बता देता हूं। देखो, अगर एक फोर्स होती तो उसका एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता, एफ कॉस थीटा। ये बात तो तय है ना। अगर एक फोर्स होती, वो एक्सेप्ट करो, अगर एक फोर्स होती तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला हमेशा क्या होता, एफ कॉस थीटा, और वाई का क्या होता, एफ साइन थीटा। लेकिन यहां पर एक्स की बात कर रहा है, मैं एक्स पर रहता हूं। एक फोर्स होती तो फॉर्मूला था एफ कॉस थीटा। दो फोर्सेस हैं और उनके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो प्लस एफ कॉस थीटा, F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, खत्म बात। अगर एक है तो जस्ट F cos थीटा, अगर दो फोर्सेस हैं, दो वैल्यूज हैं, दो एंगल्स हैं, अब उनके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो भाई F1 cos थीटा 1 ये पहले वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट, F2 cos थीटा 2 ये दूसरी वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट, दोनों को प्लस करेंगे, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, सिंपल बात। ठीक है ना, कर लो वैल्यूज पुट। Fx इज इक्वल टू F1 10 न्यूटन, पहला वाला एंगल कितना था 30 डिग्रीज, प्लस F2 भी 10 न्यूटन और दूसरा एंगल कितना था 60 डिग्रीज। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.866, 10 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8.66, प्लस इसका हाफ कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 5, तो ये बन गया जनाब 13.66 न्यूटन इज द आंसर, सिंपल एज यू लाइक। ठीक है, 13.66 न्यूटन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल एंड नेगेटिव, देखो दोनों इक्वल को छोड़ दो, हटा दो, काम की बात क्या है, दोनों नेगेटिव हैं, सही है। अब मुझे बताओ दोनों अगर नेगेटिव हो, अभी मैंने आपको ये बताया, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा स्टार्ट होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 डिग्री से 270 डिग्रीज तक, और जो फोर्थ होता है 270 से 360 डिग्रीज तक। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो 0 से लेकर 90 तक जो भी एंगल है वो सारा फर्स्ट में आ रहा है, 90 से लेकर 180 तक जितने भी एंगल्स हैं वो सारे सेकंड में आ रहे हैं, 180 से 270 के दरमियान जितने भी एंगल्स हैं वो थर्ड में आ रहे हैं, और 270 से 360 तक बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो फोर्थ में आ रहे हैं, सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, और देखो आपके सामने लिखा हुआ है दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव कौन से एंगल पर होते हैं, सॉरी कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। अब इन तीन एंगल्स में से ये चेक कर लो कौन सा वाला थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल है। कौन कौन से आपको एंगल्स गिवन है वो देखिए, कौन कौन से आपको एंगल गिवन है, 45, भाई 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, गलत हो गया। सेकंड में लिखा हुआ है 135, ये देखो 135 सेकंड में आ जाएगा, 180 से कम हो गया, सेकंड में आ गया।
और तीसरा लिखा हुआ है 225। हाँ, 180 से ज्यादा, 270 से कम, 225 यहां बीच में कहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? सी, 225 डिग्रीज। हो गया, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खत्म बात, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लिया। तो आपसे ये बोल रहा था कि दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं, तो बताओ एंगल क्या बन रहा होगा? तो भाई एंगल क्या बन रहा है? 225 डिग्रीज, क्योंकि इन चार में वाहिद 225 डिग्रीज है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। बाकी 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 135 सेकंड में होता है, और आगे लिखा हुआ है 315 वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं से भी हो जाता है, डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्टेंट? अब देखो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कहानी आ गई। रिजल्टेंट पूछ रहा है, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो फोर्सेस आपको गिवन है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, लेकिन काम के बाद देखो क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अभी मैंने बताया आपको पॉइंट्स में, अगर आपने वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना हो और अगर वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, तो याद है फॉर्मूला क्या था? ये देखो यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 8। रिजल्टेंट फाइंड करनी हो और दो फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो भाई फॉर्मूला था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लिखा हुआ था ना, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर दो फोर्सेस है ना, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बात एक ही है। तो एक की वैल्यू 3 गिवन है और एक की वैल्यू 4 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 रेडिकल 25, और 25 का रेडिकल 5 न्यूटन। सिंपल। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया? 5 न्यूटन आ गया। तो देखो ना, हमने उसी एडिशन ऑफ वाले वेक्टर्स की कंडीशन से सॉल्व कर लिया इसको। परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल का मतलब भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमेशा ये यूज करिएगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्वेश्चन नंबर, सही है, नहीं ऊपर थोड़ा 9, सही है। दो फोर्सेस हैं, बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज, देखो वही बात आ गई, लिखवाया था मैंने। मैक्सिमम रिजल्टेंट किस एंगल पर होता है? याद करो, 0 डिग्री पर। लिखवाया था, अभी चार कंडीशंस लिखवाई थी। मैक्सिमम रिजल्टेंट, मिनिमम यानी कि लीस्ट रिजल्टेंट, परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट, ये वाला परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट, और 120 डिग्री वाली कंडीशन लिखवाई थी। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट। दो वेक्टर्स का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कौन सा एंगल पर होता है भाई? 0 डिग्री पर। जब वेक्टर्स आपस में क्या हो? पैरेलल हो, तो हम किस पे टिक करेंगे? 0 डिग्री पर। ठीक है। नंबर 9 बताया मैंने आपको अभी, ग्रेटेस्ट वाला। 10 में भी ये लिखा हुआ है भाई, 10 में भी ये लिखा हुआ है। बस आपने 10 में ये नहीं बताना, बस सॉल्व करना है। कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, एक की वैल्यू 10 और एक की वैल्यू 8। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, भाई कोई भी दो फोर्सेस गिवन हो, उनका मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, दोनों को डायरेक्ट प्लस कर लो, वो मैक्सिमम आंसर है। तो 10 और 8 का मैक्सिमम आंसर क्या होगा? 10 प्लस 8 18। और ये कब होगा? जब वैल्यूज आपस में, सॉरी फोर्सेज आपस में पैरेलल होती हैं। बस आपसे ही पूछा था मैक्सिमम आंसर बताओ, तो मैक्सिमम के लिए जो भी वैल्यूज हो डायरेक्ट प्लस करना, और मिनिमम के लिए जो भी वैल्यूज गिवन हो डायरेक्ट माइनस कर लेना। तो भाई इस 10 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 18 न्यूटन। मैक्सिमम के लिए हमेशा दोनों को प्लस किया जाता है। लिखवा देता हूं चलो मैं इस बात को, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नोट करना है तो। ठीक है। हाँ भाई, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 10। फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, दोनों को हमेशा प्लस किया जाता है, यानी कि 10 प्लस 8, तो ये हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी 18 न्यूटन। खत्म बात। और मिनिमम बोलता तो दोनों को माइनस करते। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 सुनिएगा। कह रहा है कि दो वेक्टर्स थे,
एक का मैग्नीट्यूड 2 था और एक का मैग्नीट्यूड 3 था, मतलब एक का मैग्नीट्यूड 2 और एक का मैग्नीट्यूड 3, और कह रहे हैं इन दोनों का रिजल्टेंट आया 5। तो बताओ वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है? देखो सवाल वही है, घुमा फिरा के अलग कर रहे हैं, खाली बात वही है, समझो बात को। कह रहा है एक वेक्टर 2 है, दूसरा वाला वेक्टर 3 है, और इनका रिजल्टेंट 5 आ गया। तो भाई इनका रिजल्टेंट 5 एक ही सूरत में आ सकता है जब दोनों को डायरेक्ट प्लस करेंगे, और दोनों को डायरेक्ट प्लस एक ही कंडीशन में किया जाता है जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। सही है? इसका मतलब ये वाली रिजल्टेंट की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल जब हो सकती है जब एंगल 0 डिग्री हो। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से करेंगे, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड, अब देखो ये वाला सवाल आ गया 120 वाला, कह रहा है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट वेक्टर्स आर इक्वल टू दैट ऑफ देयर रिजल्टेंट। आ गई वो वाली बात। कह रहा है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो दो वेक्टर्स हैं, पहली बात वो दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं, बराबर हैं, और इत्तेफाक से उनका रिजल्टेंट भी उसके बराबर आ गया। ये वो वाली कंडीशन है जो मैंने आपको समझाई थी। तो बताओ एंगल क्या होगा? तो आप बोलेंगे 120 डिग्रीज। देखो ना, इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ए बराबर है बी के और रिजल्टेंट भी इनके बराबर आ गया। When the magnitude of two component vectors are equal, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये देखो कंपोनेंट्स, ऐड होने वाले वेक्टर्स को भी हम कंपोनेंट्स कहते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है टू दैट ऑफ देयर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट भी इनके बराबर ही हो गया। तो ये एक भाई, ये तीनों एक ही सूरत में बराबर हो सकते हैं, और कब होंगे? जब एंगल की वैल्यू 120 डिग्रीज होती है। इसके अलावा ये तीनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इस एंगल के अलावा, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज ऑल्सो एफ। दो फोर्सेज हैं, दोनों की वैल्यूज एफ एफ है, और उनका रिजल्टेंट भी एफ है। तो बताओ एंगल क्या होगा? 120 डिग्रीज। सिंपल। कह रहा है F1 भी एफ है, F2 भी एफ है, और रिजल्टेंट भी एफ है। तो भाई ये तीनों एक ही सूरत में बराबर हो सकते हैं जब एंगल 120 डिग्रीज हो। सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इज एडेड टू द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, रेंज ऑफ देयर पॉसिबल सम। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई दो वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे में ऐड हो रही हैं, तो बताओ इन दोनों वेक्टर्स की पॉसिबल रेंज क्या होगी, आंसर्स की पॉसिबल रेंज क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 14 किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की रेंज निकालने के लिए, सुनिएगा, किसी भी दो वेक्टर्स के एडिशन और उनके रिजल्टेंट की रेंज निकालने के लिए, याद रखिएगा, आपने हमेशा एक उसका मैक्सिमम आंसर निकालना है, और मैक्सिमम आंसर का मतलब जो भी वेक्टर्स हैं उनको प्लस करो डायरेक्ट। और कितने हैं? दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 और 8। एक दफा आप दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 8, और एक दफा आप निकालेंगे मिनिमम, लीस्ट, यानी कि a - b या b - a, यानी कि 8 - 5। जब आप 8 में 5 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 13, और जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3। आपको पता है इन दोनों गिवन वेक्टर्स की जो रेंज है, आंसर्स की जो रेंज है, वो 3 से लेकर 13 तक की है। मिनिमम वैल्यू इन दोनों वेक्टर्स की 3 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों वेक्टर्स की 13 होगी, और इनके बीच में सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। मतलब इन दोनों वेक्टर्स, ये जो गिवन वेक्टर्स है ना, 3 और 5, सॉरी कितना, 5 और 8 वाले वेक्टर्स जो हैं, इन दोनों वेक्टर्स का आंसर 13 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता और 3 से कभी कम नहीं हो सकता। 4 होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब इन दोनों के बीच में सारी वैल्यूज पॉसिबल है, 3 से कम नहीं होगा और 13 से ज्यादा नहीं होगा। सो ये रेंज है। तो कहां लिखा हुआ है भाई? 3
3 न्यूटन टू, नहीं कहाँ लिखा, 13 न्यूटन टू, हाँ ठीक है, सी में लिखा हुआ है 13 न्यूटन टू 3 न्यूटन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15। रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, मिनिमम निकलती है माइनस करके और मैक्सिमम निकलती है प्लस करके। ठीक है, 13, नहीं क्वेश्चन नंबर 15। टू यूनिट वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स हैं और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा, निकाल लेते हैं, आसान है भाई। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितनी दफा बता चुका हूं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, ए भी यूनिट वेक्टर है और बी भी यूनिट वेक्टर है, इनका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी 1 गिवन है और बी की वैल्यू भी 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा रेडिकल 2 रिजल्टेंट। ठीक है, रेडिकल 2। क्वेश्चन नंबर 16। टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन प्रोड्यूस। आपको दो वैल्यूज गिवन है, दो वेक्टर्स हैं 6 और 8, बोल रहा है कि इन चार में से इनका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। तो भाई पॉसिबल आंसर निकालने के लिए आपने बस ये करना है, रेंज निकाल लो, रेंज मैक्सिमम और मिनिमम। रेंज निकाल के चेक करते हैं कौन कौन सी है, 6 और 8। तो भाई एक दफा हम निकालेंगे इसके मैक्सिमम वैल्यू, 6 प्लस 8 करेंगे, भाई दो ही 6 और 8 ही है ना, हाँ ठीक है, 8 प्लस 6, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 14। और मिनिमम निकालेंगे तो माइनस कर देंगे 8 माइनस 6, तो कितना बन रहा है 2। ये हमने रेंज निकाल ली, मतलब इन दोनों वैल्यूज का 14 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता, बाकी बीच में सारे पॉसिबल हैं। अब आप चेक करो ए में क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है 0 न्यूटन, कहीं 0 आ रहा है, इनकी रेंज में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बी में लिखा हुआ है 1 न्यूटन, मुझे बताओ क्या 1 न्यूटन पॉसिबल है, रेंज में आ रहा है, 1 मिनिमम से कम हो गया, पॉसिबल नहीं है। सी में लिखा हुआ है 10 न्यूटन, क्या 10 न्यूटन इस रेंज में आ रहा है, आप बोलेंगे जी सर आ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है, ये पॉसिबल है। और डी में लिखा हुआ है 18, तो चेक कर लो क्या 18 इस रेंज में आ रहा है, मैक्सिमम से बड़ा हो गया, तो भाई इन दो का आंसर 14 से ज्यादा नहीं हो सकता और 2 से कम नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर पॉसिबल है जो उस रेंज में आ रहा है, वो 10 न्यूटन है। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सो 10 न्यूटन इज द आंसर, सी, ओनली 10 न्यूटन इज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। द लास्ट वन कह रहा है कि अगर वेक्टर्स की एडिशन का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के, तो ये किस एंगल पर पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ भाई सुने, अब ये मैं आपको लास्ट बता देता हूं किस तरीके से, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको रब कर दूं और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। जी ठीक है, देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो परपेंडिकुलर, ये पहला वेक्टर ए और इसके हेड से हमने स्टार्ट किया परपेंडिकुलर, ये दूसरा वेक्टर बी, ठीक है। तो अगर हम ए प्लस बी करें, यानी कि इन दोनों को ऐड किया हमने हेड टू टेल रूल के जरिए, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा ये रहा, ये इनका रिजल्टेंट यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि आर रिजल्टेंट है ए प्लस बी का। और इसी तरीके से अगर हम इनका ए माइनस बी करें,
देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो करते हैं ना हम लोग, वो कैसे करते हैं? असल में ये जो मैंने आपके सामने करके दिखाया है, ये मैंने एडिशन करके दिखाया है। ये हमने क्या किया है? ए प्लस बी किया है, तो हमें आर मिला। ठीक है, ये हमने ए प्लस बी किया है। और अगर इन्हीं वेक्टर्स का आपसे कहा जा रहा है कि आप ए माइनस बी करें, ए माइनस बी करें, तो पता है ए माइनस बी करने का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब ये होता है, देखो, ए माइनस बी बराबर होता है ए प्लस माइनस बी, इसके बराबर होता है। यानी कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक्चुअली आप एडिशन ही कर रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस को ब्रैकेट में बी के साथ लगा दो, बीच में प्लस लगा दो, ऐसे कर सकते हैं ना। इसका मतलब यह है कि असल में जो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन होती है ना, वो होती वेक्टर्स की एडिशन ही है। बस जो दूसरा वाला वेक्टर होता है ना, उसको नेगेटिव करना होता है। उस वेक्टर को नेगेटिव करके ए में प्लस कर दो, इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन की। ये सब्ट्रैक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई ए तो सेम है, ए को कुछ नहीं करना, ए तो आप एज इट इज बना दो। ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए। लेकिन अब आपने इस वेक्टर में ऐड करना है, इसके हेड से स्टार्ट करना है, बी नहीं बल्कि माइनस बी। और माइनस बी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर ये बी इस तरफ था ऊपर, तो नेगेटिव बी का मतलब क्या हो जाएगा? इस बार ये हो जाएगा नीचे की तरफ। ये है माइनस बी। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो द एडिशन। बस एक काम करना होता है, जिसके साथ जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस वेक्टर को पहले नेगेटिव कर दें। मतलब अगर बी वेक्टर अपवर्ड था, उसको रिवर्स करके ऐड कर दो, तो सब्ट्रैक्शन करी। अगर बी वेक्टर इस तरफ था, उसको रिवर्स करके ऐड कर दो, मतलब आपने सब्ट्रैक्शन करी। ये होता है बस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप नोट करें, ए में बी को प्लस किया, ए प्लस बी, तो आपको ये मिला रिजल्टेंट, इसको हम कह रहे हैं ए प्लस बी। और जब आपने ए माइनस बी किया, यानी कि ए में प्लस किया माइनस बी, क्या बोल रहा हूं, ए में प्लस किया नेगेटिव बी, तो इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन करी। तो पता है इस वाले रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे? इस वाले रिजल्टेंट को हम बोलेंगे ए माइनस बी। इसका नाम होगा ए माइनस बी। इस वाले का नाम ए प्लस बी, और इस वाले का नाम ए माइनस बी। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो ना, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन का बता रहा हूं। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, ऐसे वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, तो उनके एडिशन का रिजल्टेंट, ये एडिशन का रिजल्टेंट बन रहा है ना ऊपर की तरफ, एडिशन ए प्लस बी एडिशन, और उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट हमेशा बराबर होते हैं। कब? जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। ये देखो, परपेंडिकुलर थे तो ये देखो रिजल्टेंट बन रहा है, परपेंडिकुलर है तो ये देखो रिजल्टेंट बन रहा है ना? आपको पता है जितना ये रिजल्टेंट आएगा, एग्जैक्टली उतना ही ये रिजल्टेंट आएगा। चाहो तो स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ए प्लस बी हमेशा बराबर होता है ए माइनस बी के, लेकिन कब? जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चेक करें, 90 डिग्रीज आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए अगर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो बताओ ये किस एंगल पर पॉसिबल है? यानी कि ए और बी के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्रीज होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो मैंने आपको आज समझाए, सॉल्व किए, जो हमने डिस्कस किए टॉपिक्स शुरू के, बिल्कुल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताया, पैरेललोग्राम लॉ, और बाकी जो हमारा टॉपिक है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे फिर, जाहिर सी बात है, कल वाले लेक्चर में। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को?
ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, विच स्टार्टेड विद distractions occurred by the internet connectivity. Unfortunately, खैर होता रहता है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये नहीं चलेंगी तो कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में? ये तो ज़रूरी है ना। चलें, कंटिन्यू करेंगे हम अपने टॉपिक्स को इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपने सर को दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।